everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are going to start a new chapter from class 12, that is chapter number 13, Biodiversity and their conservation. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का। एनसीईआरटी का जो अपडेटेड सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और उसका कंजर्वेशन किस तरह से किया जा सकता है और कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, बायोडाइवर्सिटी है तो क्यों है। बेसिकली बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको इजीली समझने के लिए हम लोग इसको दो भाग में बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे कि उसका कंजर्वेशन किस तरह से किया जा सकता है। तो चलो बच्चों बिना टाइम गंवाए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। जैसे एक बड़ा ही मतलब फ़नी बोलूँ या फिर मैं क्या बोलूँ, इसको एक लाइन लिखा हुआ है कि अगर कोई एलियन अगर अपने गैलेक्सी से अगर हमारे प्लैनेट को देखेगा तो उसको बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। जैसे अगर आंट की हम डाइवर्सिटी देखें तो लगभग 20,000 है। अगर बीटल्स की बात करें तो उसकी इतना है, 28,000 है फ़िश की, जबकि ऑर्किड्स की इतनी है। तो बहुत सारी डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पाई जाती है। अभी तक इकोलॉजिस्ट, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो हैं वो लोग कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की कि इस तरह की डाइवर्सिटी जो है कैसे है अर्थ पे। व्हाट आर सो मेनी स्पीसीज़, वाई आर देयर आर सो मेनी, मतलब इतनी सारी स्पीसीज़ क्यों हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस उन लोगों के दिमाग में चल रही हैं, वो सबको जानने के लोग कोशिश भी कर रहे हैं। एनीवेज हम लोग अपने बस सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखते हैं क्योंकि हम लोग को अभी वही हमारा मेन काम है। सबसे पहले जो बायोडाइवर्सिटी होता है बच्चों, इन आवर बायोस्फीयर, हमारा जो बायोस्फीयर है, इमेंस डाइवर्सिटी, हेट्रोजेनिटी exist not only at the species level but also the level of biological organization ranking macromolecules within cell। यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो सिर्फ आपको बाहर में हेट्रोजीनेटली आपको देखने को नहीं मिलेगा। इमेंस लेवल पे ही सिर्फ आप नहीं दे सकते हैं, बल्कि आप माइक्रो मॉलिक्यूल लेवल पे भी आप बायोडाइवर्सिटी देख सकते हैं। सेल के अंदर भी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। बायोडाइवर्सिटी इज़ द टर्म, किसने दिया था बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है वो सबसे पहले दिया था एक सोशियोबायोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था एडवर्ड विल्सन। ठीक है, उन्होंने ही ये टर्म दिया था और उन्होंने इस टर्म को कंबाइनली मतलब बताया कि जो बायोडाइवर्सिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मतलब डाइवर्सिटी के जो टर्म है बायोलॉजिकल, वो तीन उन्होंने बताया। मतलब टर्म तो उन्होंने दिया, लेकिन हम लोग डाइवर्सिटी तीन लेवल पे पढ़ते हैं, जेनेटिक लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे, इकोलॉजिकल लेवल पे। जेनेटिक लेवल पे अगर बात करें हम तो एक सिंगल स्पीसीज है माइट शो हाई वेराइटी ऑफ जेनेटिक लेवल, मतलब कि हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल, इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। ठीक है, उसका जेनेटिक लेवल पे अगर डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रहा है तो दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो मेडिसिनल एक प्लांट है जिसका नाम है रोवोल्फिया वोमिटोरिया, जो कि हिमालयन रेंज में मतलब पाया जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ से केमिकल निकलता है जिसका नाम है रेस्पायरिन, जो कि प्रोड्यूस होता है मतलब उस पेड़ से। और इंडिया में लगभग एक ये हो गया, इसकी भी बहुत सारी डाइवर्सिटी होगी। दूसरा है कि इंडिया के अंदर राइस की जो वैरायटी है वो लगभग 50 मतलब चावल ही है, लेकिन जेनेटिकली 50 तरह के उसके डिफरेंट वैरायटी पाए जाएंगे। आम है तो लगभग 1000 तरह की उसकी वैरायटी पाई जाएगी। तो एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। स्पीसीज लेवल पे अगर हम बात करें तो डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल, जिसको हम लोग स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं, अगर स्पीसीज लेवल पे है, एग्जाम्पल के तौर पे कि एम्फीबियंस जो होते हैं उसका नंबर ज़्यादा होता है वेस्टर्न घाट में स्पीसीज़ में, जबकि ईस्टर्न घाट में कम होता है। वही चीज़ है कि वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी ईस्टर्न घाट की कंपेरिजन में। अगर हम इकोलॉजिकल की बात करें तो इकोलॉजिकल लेवल पे अगर डाइवर्सिटी पाई जाएगी तो उसको हम लोग इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहेंगे। जैसे कि इंडिया के अंदर इंस्टेंस विथ डेजर्ट हुआ, रेन फॉरेस्ट हुआ, बहुत तरह के है ना, इतनी सारी जगहें पाई जाती हैं। कंट्री तो सेम ही है ना। इसी तरह स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे कि नॉर्वे वगैरह। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इट हैज़ टेकन मिलियन ऑफ ईयर ऑफ इवोल्यूशन का। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इवोल्यूशन एक दिन का प्रोसेस नहीं है, वो ग्रेजुअली हुआ है। पहले हम लोग सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना, डैट इज़ कॉल्ड इवोल्यूशन। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, सडन नहीं है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे बोल रहा है कि मिलियंस ऑफ ईयर लगा इवोल्यूशन होने में टू एक्युमुलेट दिस रिच वेराइटी डाइवर्सिटी इन द नेचर। नेचर के अंदर जो इतनी सारी रिच वेराइटी पाई जाती है वो एक ही बार में नहीं आई, लेकिन वी कुड लॉस ऑल डैट
वेल्थ इन लेस दैन 2 सेंचुरी इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीसीज लॉस कंटिन्यू। अगर जिस तरह से अभी स्पीसीज़ का लॉस हो रहा है, अगर ये और 2 सेंचुरी तक अगर कंटिन्यू रहा तो जो डाइवर्सिटी को आने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, उसको ख़त्म होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीसीज लॉस कंटिन्यू किया जाए। बायोडाइवर्सिटी एंड उसका कंजर्वेशन जो होता है वाइटल एनवायरमेंटल इशू बन चुका है, इंटरनेशनल लेवल पे बन चुका है। मोर एंड मोर पीपल जो होता है वर्ल्ड में वो शुरू कर रहे हैं क्रिटिकल इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए अभी लोग तरह तरह के तरीके लगा रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी किसी तरह हमारी बच जाए। जिस बायोडाइवर्सिटी को बनने में इतना वक्त लगा, ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रीज़न है कि आज का हमारा जो हैबिट है, जो आज का एनवायरनमेंट है, रीज़न वही है। अब है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हाउ मेनी स्पीसीज देयर आर ऑन द अर्थ एंड हाउ मेनी इन द इंडिया। अर्थ पे कितने स्पीसीज हैं, इंडिया में कितने स्पीसीज हैं, ठीक है। सिंस देयर आर पब्लिश्ड रिकॉर्ड of all species discovered and named, we know how many species in all have been recorded so far. It does not easy to answer the question how many species are on the, यानी कि अर्थ के ऊपर टोटल कितनी स्पीसीज हैं, इसका जवाब देना पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि ICUN 2004 के मुताबिक जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल है जो अभी तक मतलब 2004 के हिसाब से जो है वो है कि लगभग मोर देन 1.5 मिलियन, लेकिन वी हैव नो क्लियर आइडिया हाउ मेनी आर। अभी तक जो हमारे पास डेटा है तो वो उसमें प्लांट और एनिमल को मिला के लगभग इतना स्पीसीज़ के बारे में हमको पता है, लेकिन हम अभी भी श्योर नहीं है कि बहुत सारे ऐसे मतलब स्पीसीज़ हैं जिसके बारे में हमको आइडिया नहीं है। एस्टिमेट वेरी वाइडली एंड मेनी ऑफ देम आर ओनली एजुकेटेड गेस। इसके अलावा टैक्सोनॉमिकल ग्रुप हुआ या फिर स्पीसीज हुआ मोर कंप्लीट इन द टेम्परेट देन ट्रॉपिकल सेंचुरी। इसके अलावा हम बात करेंगे अगर कंसिडरिंग दैट एंड ओवरवेलमिंग, इसमें कुछ खास नहीं है। लेट मी सी सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स रेंज 20 से इतना मिलियन, जबकि कुछ इतना मिलियन मानते हैं रॉबर्ट मे के हिसाब से। यानी कि कुछ लोग बोलते हैं कि 20 से 25 मिलियन स्पीसीज़ है, लेकिन रॉबर्ट मे, ये इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट मे के हिसाब से 7 मिलियन जो स्पीसीज़ है उसको माना गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें लेट अस लुक एट सम कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हैं बायोडाइवर्सिटी जो अर्थ पे पाया जाता है जो कि करेंटली अवेलेबल है। उसमें है कि लगभग 70% ऑफ द ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल, जबकि जो प्लांट होता है जिसमें इंक्लूड है एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसमें नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल। यानी कि 70% सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी किसकी है, एनिमल की, अलग उससे कम है प्लांट की। एमॉन्ग एनिमल में भी सबसे ज़्यादा इंसेक्ट की है। मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप यानी कि इंसेक्ट का सबसे ज़्यादा है, लगभग मोर देन 70% ऑफ द टोटल, ठीक है। लेकिन मीन्स आउट ऑफ 10 एनिमल में 60 इंसेक्ट रहेगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हो गया कि 70% एनिमल की डाइवर्सिटी है, 22% से भी कम है जो कि प्लांट की डाइवर्सिटी है, ठीक है। 70% जो एनिमल की डाइवर्सिटी है उसमें भी सबसे ज़्यादा इंसेक्ट की डाइवर्सिटी है। मतलब ये कि 10 अगर एनिमल आप लीजिएगा तो उसमें से 7 इंसेक्ट निकलेगी। नाउ डू वी एक्सप्लेन द इनॉर्मस क्लास, मतलब खैर ये तो हटाओ। द नंबर ऑफ फंजाई की अगर हम नंबर बात करें तो किस तरह से होगा, ये कुछ टेबल्स दिए हुए हैं, उसको देखना पड़ेगा। इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंसेक्ट है, उसके बाद मोलास्क, अदर एनिमल, मोलस्का, तब जाके क्रस्टेशियंस हैं। अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें तो ये आपको फिगर याद होना चाहिए। और अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फंजाई, ये दोनों ज़्यादा है। इसके अलावा बाकी सब कम है, एल्गी है उसके बाद, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस वाले पैरा में तो क्या है भाई, इट शुड बी नोट, ये इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी नोट डैट दोज एस्टिमेट दैट डोंट हैव एनी फिगर फॉर द प्रो। यानी कि इतना सारा हम लोग बात तो कर लिए कि इतनी डाइवर्सिटी है,
लेकिन प्रोकैरियोट के बारे में हमने कहीं जिक्र नहीं किया, ठीक है। बायोलॉजिस्ट अभी भी श्योर नहीं है कि हाउ मेनी प्रोकैरियोट्स स्पीसीज अभी तक हैं। द प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम ये है कि कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड जो होता है वो सुटेबल नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए माइक्रोबियल स्पीसीज को, एंड मेनी स्पीसीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल, कल्चर नहीं किया जा सकता है बहुत सारे ऐसे स्पीसीज को जिस लैबोरेटरी में। इसलिए इफ़ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल या फिर मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर डेलिनेटिंग स्पीसीज फॉर दिस ग्रुप, डाइवर्सिटी अलॉन्ग माइट रन इनटू मिलियन। डाइवर्सिटी अगर हम लोग कंसीडर करें तो लगभग मिलियन में बायोडाइवर्सिटी। अब बात करते हैं कि इंडिया जो होता है लगभग ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया, इंडिया का जो लैंड एरिया है वो सिर्फ 2.4% है, जबकि अगर ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें तो लगभग 8.41% जो ग्लोबल की स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो इंडिया से आती है। That is what make our country वन ऑफ द मेगा 12 मेगा, मतलब इसी वजह से जो हमारा देश है वो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ में आता है, ठीक है। लगभग 45,000 स्पीसीज़ प्लांट की है, इसका डबल यानी कि लगभग 90,000 स्पीसीज़ एनिमल की अभी तक रिकॉर्ड किया गया है इंडिया से। हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज़ आर एक्चुअली देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर, बहुत सारे ऐसे स्पीसीज़ हैं जो कि अभी भी वेट कर रहे हैं कि हाँ उनको ढूंढ लिया जाए। इफ़ वी एक्सेप्ट, अगर हम उसको एक्सेप्ट करें, मेज ग्लोबल एस्टिमेट only 22% of the total species that have been recorded so far। अभी तक अगर हम मे की अगर एस्टिमेशन की अगर हम बात करें उसकी बात को माने तो सिर्फ 22% ही स्पीसीज ऐसी है जिसके बारे में हमको पता है। अप्लाइंग दिस प्रोपोर्शन टू इंडिया डाइवर्सिटी वी एस्टिमेट दैट देयर आर प्रोबेबली लगभग इतना प्लांट है, जबकि इतना यानी कि जितना प्लांट है उसका 3 गुना एनिमल है। सो वी वुड, इसमें क्या हुआ कि अगर प्लांट की स्पीसीज़ और एनिमल स्पीसीज़ की बात करें तो लगभग 3 गुना है, ठीक है। इसके बाद है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें है कि सिचुएशन अपेयर मोर होपलेस व्हेन वी रियलाइज दैट अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दीज स्पीसीज फेस द थ्रीट ऑफ बिकमिंग एक्सटेंशन इवन बिफोर वी डिस्कवर देम। यानी कि प्रॉब्लम तो ये है ना कि हम लोग बहुत सारे मतलब ऐसे स्पीसीज़ हैं, हो सकता है कि हम लोग उसको डिस्कवर करें इससे पहले ही वो लोग विलुप्त हो जाएं। अब एक टॉपिक है दैट इज़ पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का क्या पैटर्न होना चाहिए, जिसमें पहला हम लोग को पढ़ना है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। क्या मतलब हुआ, द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट और एनिमल इन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो प्लांट और एनिमल की जो डाइवर्सिटी है वो हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है, शो करता है रादर इवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो अलग अलग तरह का है, ठीक है। फॉर मेनी ग्रुप ऑफ एनिमल या प्लांट देयर इज़ इंटरेस्टिंग पैटर्न इन द डाइवर्सिटी। बहुत सारे प्लांट और एनिमल के ऐसे मतलब डाइवर्सिटी का जो पैटर्न है वो इंटरेस्टिंग है। मोस्ट वेल नोन जो है वो है लैटिट्यूडनल ग्रेडिंग। कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया में प्लांट और एनिमल की जो डाइवर्सिटी का जो पैटर्न है वो हर जगह एक जैसा नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो वेल नोन्ड है वो है कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, उसमें से एक नाम है ये। उसके बारे में देखेंगे कि इसमें होता क्या ना कि स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज करता है एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स। जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे डाइवर्सिटी घटेगा विथ वेरी फ्यू एक्सेप्ट। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि ट्रॉपिक लेवल पे अगर हम बात करें तो 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ। मोर स्पीसीज दैन टेम्परेट या फिर पोलर एरिया। अब एक यहाँ पे मतलब दिया हुआ है एग्जांपल कि कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर। कोलंबिया जो है वो इक्वेटर के पास है जहाँ पे 1400 स्पीसीज़ है बर्ड की। उसके बाद फिर न्यूयॉर्क जो है वो लगभग 41 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, तो वहाँ पे 150 स्पीसीज़ है। जबकि ग्रीनलैंड जो है वो 71 डिग्री नॉर्थ है, तो वहाँ पे 56 स्पीसीज़ है। इंडिया विथ मच ऑफ इट्स लैंड एरिया, इंडिया का जो लैंड एरिया है वो ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन में आता है। वहाँ पे स्पीसीज़ की जो यानी कि बर्ड की जो डाइवर्सिटी है वो लगभग 1200 है। ए फॉरेस्ट इन ए ट्रॉपिकल रीजन like equator has 10 times as much vascular plant as a forest of equal area। यानी कि वहाँ पे 10 गुना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा। एक नाम तुमने सुना होगा अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में। क्या होता है बच्चों, तो जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है ना इन द साउथ में मतलब पाया जाता है। अमेरिका का मतलब सबसे लार्ज
द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजियन रेन फॉरेस्ट जो है वो है साउथ का, मतलब अमेरिका के पास ग्रेट, वहाँ पे डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। लगभग प्लांट की स्पीसीज 40,000 है, फिश की 3,000 है, बर्ड की 1300 है, इस मैमल का 427, एम्फीबियंस का इतना। इस तरह से आप डाइवर्सिटी देख सकते हैं। एम्फीबियंस का ये है, रेप्टाइल का, और इनवर्टिब्रेट का लगभग इतना है। ठीक है, तो ये सारी था कि किस तरह से वैरी करता है। अब हम बात करेंगे उसी में थोड़ा आगे है कि इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीसीज। दूसरा है कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट किस तरह का है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। इसके बाद दूसरा जो हम लोग को स्पीसीज डाइवर्सिटी में देखना है वो है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ये भी मतलब डाइवर्सिटी का ही एक पैटर्न है। ड्यूरिंग दिस पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द विल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिका जंगल, अगर साउथ अमेरिका के जंगल में जाइए वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा कि ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर, किसने दिया था ये नाम इम्पॉर्टेंट है, तो एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। उसने ऑब्जर्व किया कि ये किया कि विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एरिया। अगर एरिया बढ़ेगा तो स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ेगा। उसने ये बात ऑब्जर्व किया था। उसने एक रिलेशन दिया था, वो ये था कि ग्राफ दिया था कि अगर एरिया बढ़ेगा तो स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ेगा। तो लॉग इस ये उसने लॉग के फॉर्म में दिया, और ये आपको ये ग्राफ याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब यहाँ पे किसको क्या बोलते हैं वो एक बार देख लेते हैं कि लॉग एस रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज रिचनेस को, ए फॉर एरिया, जेड है स्लोप ऑफ द लाइन, वाई है, सी है इंटरसेप्ट। ठीक है, ये डेटा याद होना चाहिए। इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर डैट जो जेड का जो वैल्यू है 0.1 से 0.2 के बीच में आता है नॉर्मली, लेकिन जो स्लोप होता है वो वेरी करता है। बट इफ़ वी एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप एवं अगर बहुत बड़े लेवल पे अगर हम स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को देखेंगे तो जो जेड का वैल्यू है वेरी करेगा। वो कितना हो जाएगा भाई, तो 0.6 से 1.5। उसी तरह अगर फ्रूगीवोर की हम बात करें, जैसे फ्रूट ईटिंग अगर बर्ड्स की बात करें एंड मैमल्स की, तो वहाँ पे भी इसका 1.15 के आसपास आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, स्पीसीज डाइवर्सिटी जो होता है इकोसिस्टम का, क्यों इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है बच्चों कि क्या तुमने कभी सोचा है कि नंबर ऑफ स्पीसीज जो होता है इन ए कम्युनिटी वो रियली मैटर करता है फंक्शनिंग द इकोसिस्टम? मतलब कभी सोचे हो कि इकोसिस्टम के फंक्शन के लिए स्पीसीज का डाइवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है? दिस क्वेश्चन इज़ फॉर विच इकोलॉजिस्ट who have not been able to give a definite answer. For many decades ecologists believe, बहुत टाइम से इकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो कम्युनिटी होता है विथ मोर स्पीसीज जनरली टेंड्स टू मोर स्टेबल, यानी कि जिसके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, जहाँ पे स्पीसीज ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल भी रहेगा। ठीक है, बहरहाल वो कितनी सच है कितना नहीं वो बात की बात है। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है जिसके बारे में पढ़ना है, डेविड टिल्टमान, मतलब लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम का रिलेशन है कि स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन। ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेबल जो कम्युनिटी उसी को हम लोग मानेंगे जो कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो ना करे। ठीक है, इन प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंस या फिर रेसिलेंस। मतलब ये हुआ ना कि या तो अगर एनवायरनमेंट मान लो कोई चेंज हो रहा है तो वो इकोसिस्टम या तो रेजिस्टेंस हो, नहीं तो अगर वो चेंज हुआ तो तुरंत उसको मान लो कहीं पे बाढ़ आया, ठीक है, तो आप वैसा एरिया चूज़ करो, वैसा एरिया बताओ कि या तो वहाँ पे बाढ़ आए ही नहीं, और अगर आए तो तुरंत उस चीज़ को उससे वो बाहर आ जाए, तो उसी को हम लोग स्टेबल कम्युनिटी मानेंगे। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि ओकेजनल डिस्टर्बेंस है, नेचुरल एनवायरनमेंट अगर रहा है तो इट मस्ट बी ऑल्सो रेजिस्टेंस इन्वेशन बाय एलियन स्पीसीज, अगर उसमें आ जाए तो भी। वी डोंट नो, हम लोग नहीं जानते हैं कि हाउ दिस एट्रीब्यूट आर लिंक्ड टू स्पीसीज, हम लोग नहीं जानते कि स्पीसीज के साथ ये किस तरह से लिंक है, रिचनेस इन द कम्युनिटी। लेकिन डेविड टिल्टमान नाम का एक आदमी था जिसने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम का एक्सपेरिमेंट किया था, उसने बताया कि जो टिल्टमान ने पाया कि
प्लॉट किया मोर स्पीसीज शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन द टोटल मार्क्स। उसने देखा कि ऑल्सो शो डैट कि इंक्रीज, अगर बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज कर रहा है कंट्रीब्यूटेड टू हायर, तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। ऑल द वी मे नॉट अंडरस्टैंड, हम लोग नहीं समझ पाए कम्प्लीटली कि हाउ स्पीसीज रिचनेस जो है वो कंट्रीब्यूट करता है वेल बीइंग ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की अच्छाई के लिए वो किस तरह से काम करता है। वी डोंट नो, वी नो इनफ टू रियलाइज, हमारे पास रियलाइज करने के लिए इनफ है कि रिच बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ बट ऑल्सो इम्परेटिव फॉर द वेरी सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेसेस, यानी कि ह्यूमन रेस के लिए भी इकोसिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट है कि देर इज़ नो डायरेक्ट आंसर टू सच नेटिव क्वेश्चन बट वी कैन डेवलप अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। क्या है भाई, एक और एक्सपेरिमेंट था, दैट इज़ राइवेट पोपर हाइपोथेसिस। इन्होंने ये भी मतलब कम नहीं थे, इन्होंने भी एक कारनामा किया था। कारनामा ये किया था उन्होंने कि नाम, उसका कारनामे का नाम था राइवेट पोपर हाइपोथेसिस, यूज्ड बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एहलरिंच ने। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एरोप्लेन को एक इकोसिस्टम मान दिया। ठीक है, फिर वो ऐसा, पहले समझ लो कि उन्होंने सोचा कि मान लो एक एरोप्लेन है, उसको इन्होंने एक इकोसिस्टम माना। कहा कि उस प्लेन का पहले उन्होंने सीट उखाड़ के फेंका, फिर उसका दरवाज़ा फेंका, उसका धीरे धीरे करके उस प्लेन के उन्होंने सारे पार्ट्स को फेंक दिए, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्लेन अभी भी क्रैश नहीं किया। लास्ट में उन्होंने जो ड्राइवर वाला सीट था, मतलब जो मेन उसको कंट्रोलिंग पार्ट था उस प्लेन का, उसको उन्होंने हटा के फेंक दिया। नतीजा ये निकला कि वो प्लेन क्रैश कर गया। तो उसी तरह इनका ये मानना था, कंपेयर इस तरह उन्होंने किया कि किसी भी इकोसिस्टम में कोई एक ऐसा पॉइंट होता है, कोई ऐसा फैक्टर होता है जो कि उस इकोसिस्टम को सर्वाइव कराने के लिए ज़रूरी होता है। अगर वो चीज़ हट जाए तो फिर वो इकोसिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इन एन एरोप्लेन इकोसिस्टम उन्होंने माना all parts are joined together using thousands of rivet, यानी कि species if every passenger traveling in the और start popping a rivet to, यानी कि एक स्पीसीज ख़त्म हो रहा है जिसकी वजह से यानी कि एक्सटिंक्ट कर रहा है। इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफली, प्रॉपर यानी कि फंक्शन कर रहा है इनिशियली, लेकिन एज मोर एंड मोर राइवेट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्पीसीज को हम रिमूव कर देंगे तो प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ, या मतलब कुछ टाइम के बाद वो प्लेन वीक हो जाएगा। फर्दर मोर, और विच राइवेट यानी कि जो स्पीसीज है रिमूव में ऑल्सो भी क्रिटिकल लॉस ऑफ राइवेट, यानी कि लॉस ऑफ स्पीसीज ऑन द विंग। अगर विंग्स को आप हटा दीजिए जो कि की स्पीसीज है, यानी कि की स्पीसीज वैसे स्पीसीज को बोलते हैं जो उस इकोसिस्टम के लिए मेन होता है। ठीक है, तो अगर आपने विंग्स, अगर उस प्लेन का विंग हटा दीजिएगा तो वो प्लेन ख़त्म हो जाएगा। तो अगर किसी इकोसिस्टम का की स्पीसीज आप हटा दीजिएगा जो कि ड्राइव करता है मेजर इकोसिस्टम फंक्शन, ऑब्वियसली मोर सीरियस हो जाएगा, सेफली नहीं लैंड कर पाएगा और वो इकोसिस्टम ख़त्म हो जाएगा। वही उन्होंने कहा था। इसके बाद है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है कि वाइल इट इज़ डाउटफुल इफ़ एनी न्यू स्पीसीज आर बीइंग एडेड into earth there is no doubt their continuing loss, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस तो भाई होता है। कैसे होता है, जैसे कि अगर हम बायोलॉजिकल हेल्थ की बात करें तो अभी जो नेटिव बर्ड हैं वो 2000 स्पीसीज़ है। IUCN के मुताबिक, डेटा आपको सिर्फ याद रखना है, इसमें बायोडाइवर्सिटी में आपको डेटा याद रखना है। अगर हम स्पीसीज़ की बात करें तो लगभग यहाँ पे है, लेट मी, द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लानट हैज़ बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली, हमारा जो बायोलॉजिकल हेल्थ है वो रैपिडली डिक्लाइन कर रहा है। एंड फिंगर इज़ क्लियरली पॉइंटेड ह्यूमन आई, यानी कि ह्यूमन की, इस पैरे का मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमन की एक्टिविटी है उसकी वजह से दिन प्रतिदिन हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे घट रहा है। और सिंपल सी बात है कि ह्यूमन की एक्टिविटी इसके लिए जिम्मेदार है। The colonization of tropic Pacific island by human is said to have led extinction of more than 2000 species. नेटिव बर्ड 2000 ख़त्म हो गई ह्यूमन की वजह से। IUCN का जो रेड डेटा का जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें लिखा है कि 784 स्पीसीज, जिसमें कि 333 वर्टिब्रेट था, 359 इनवर्टिब्रेट और 87 जो है प्लांट, वो लॉस्ट कर गए 500 साल में। सिंस द एग्जाम्पल रिसेंट एक्सटेंशन इंक्लूड, मतलब अभी
जो डोडो नाम का एक पक्षी था जिसका नाम था मतलब ये उसका मॉरिटियस नाम था, वो ख़त्म हो गया। गौगा जो कि अफ्रीका का रहने वाला था वो ख़त्म हो गया। थाईलेसीन ऑस्ट्रेलिया का था, ख़त्म हो गया। स्टीलर काऊ जो था जो कि रशिया का था वो ख़त्म हो गया। इसके अलावा 3 सब स्पीसीज़ थे, बाली, जीवन और कैस्पियन जो टाइगर के स्पीसीज़ थे वो ख़त्म हो गया। लास्ट 20 ईयर में ये सारी चीज़ें हो गई, लगभग 27 स्पीसीज़ ख़त्म हो गए। केयरफुली अगर एनालिसिस किया जाए तो ये सबका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की एक्टिविटी है। उसी तरह एक और चीज़ है, एडिंग टू ग्रीन, यहाँ पे मोर देन 15 इतना स्पीसीज वर्ल्ड वाइड फेसिंग, लगभग 15,500 स्पीसीज जो है वो अभी भी फेस कर रहा है मतलब विलुप्ति के कगार पे है। लगभग 12% बर्ड है, 23% मैमल है, 32% एम्फीबियंस हैं और लगभग 31% जिम्नोस्पर्म है जो कि अभी विलुप्त होने के कगार पे है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रॉम द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, फॉसिल्स का अगर हम लोग रिकॉर्ड देखें मतलब हिस्ट्री ऑफ अर्थ का, तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि लार्ज स्केल पे जो इसकी स्पीसीज का जो मतलब अभी विलुप्त हुआ है उसमें से लगभग मतलब 3 बिलियन के आसपास का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि डाइवर्सिटी पहले क्या था अभी क्या है। लगभग 100 से 1000 गुना फास्टर मतलब स्पीसीज़ का अभी लॉस हो रहा है। और ये चीज़ अगर कंटिन्यू, बायोलॉजिस्ट जो हैं, इकोलॉजिस्ट जो हैं वो डर रहे हैं, वो मतलब परेशान हैं कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो लगभग 100 साल के अंदर बहुत सारे स्पीसीज़ ख़त्म, जितने भी स्पीसीज़ अर्थ पे हैं लगभग वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। जनरली अगर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लॉस की अगर हम बात करें, जहाँ से मेनली क्वेश्चन आते हैं, डिक्लाइन हो जाता है प्लांट। अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा तो क्या होगा, प्लांट का प्रोडक्शन घटेगा, रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ये घटेगा। इसके अलावा यानी कि ड्रॉट वगैरह पे, फिर इसके बाद इंक्रीज वेरिएबिलिटी टू सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस, ये सारी चीज़ें होंगी। क्या वजह है बायोडाइवर्सिटी का, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का क्या काउज है। तो अगर काउज की हम बात करें तो इसको हम लोग इविल क्वाड्रेट के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि आप हम ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से ना अभी एनवायरनमेंट चेंज है, किसी का हैबिट आप किसी एनिमल का चेंज कर दो। आपको रहने की आदत है गर्मी में मतलब एसी में, और आपको कोई ले जाके तपती धूप में छोड़ दे, कितना दिन सर्वाइव करिएगा, नहीं ना कर पाइएगा, आपके लिए वो हैबिट है ही नहीं। उसी तरह आप किसी एनिमल के साथ ऐसा करिएगा तो क्या वह ज़िंदा रह पाएगा, ऑफकोर्स उसका एक विलुप्ति उसका होगा। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आस्पेक्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काउज जो है मतलब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का या फिर एक्सटिंक्शन का स्पीसीज़ का, वो यही है। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल अगर इसकी हम बात करें तो वह है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे 14% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया है वो कवर करता है। वहाँ पे लगभग हेंस जो मतलब ये जो रेन फॉरेस्ट है कवर करता है लगभग नो मोर देन 6%। और इसके अलावा अभी ना बाय द टाइम यू फिनिशिंग द चैप्टर, जब तक ये चैप्टर ख़त्म होगा लगभग 1000 मोर हेक्टेयर ऑफ द रेन फॉरेस्ट वुड हैव बीन लॉस्ट। 1000 से ज़्यादा जो रेन फॉरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएंगे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में तुमने सुना होगा, जिसको हम लोग लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी बोलते हैं। लंग्स ऑफ द प्लैनेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अमेज़न रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है। वहाँ पे सोयाबीन का कल्टीवेशन होता है, सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए उसको ख़त्म कर रहे हैं अभी, जिसकी देखो वहीं पे है कि probably millions of species being cut and cleared for the cultivation of soybean or for conservation of grassland for raising beef cattle। बीफ कैटल और सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए इसको ख़त्म किया जा रहा है, टोटल लॉस हो रहा है इसमें। तो ये एक इसका इम्पॉर्टेंट मतलब डिमार्क है। उसके बाद दूसरा इसका एग्जांपल है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है नेचुरल सोर्सेज का। फिर उसके बाद है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तो यहीं पे है ओवर एक्सप्लॉयटेशन सेकंड पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी, जैसे तुमको पढ़ने का कैपेसिटी सिर्फ 6 घंटा है और तुमको किसी ने बोल दिया 12 घंटा पढ़ने के लिए, तो तुम मरोगे ही ना। वही चीज़ है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनी स्पीसीज। ह्यूमन हैव ऑलवेज डिपेंड ऑन नेचर, ह्यूमन हमेशा नेचर पे डिपेंड करता है फूड और शेल्टर के लिए, बट नीड करता है, ग्रीड है, उसकी जो मतलब ज़रूरत है वो अब उसकी लालच बन गई है। इट नीड, किस चीज़ को नीड कर रहा है,
ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, अभी जैसे एग्जांपल है स्टीलर काऊ, पैसेंजर पिजन, ये दोनों बहुत सारे मेनी स्पीसीज इन द लास्ट 500 साल में, इसमें 2 एग्जांपल है जो कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ख़त्म हो गए। उसी तरह एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ये क्या होता है कि आप किसी मतलब तुम्हारे रूम में किसी और को घुसा दिया जाए तो तुम पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। वही चीज़ है कि व्हेन एलियन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस टू अनइंटेंशनली या फिर डेलिबरेटली फॉर वॉट एवर पर्पस, मतलब कि एक मान लो एक पॉन्ड है, उसमें पहले से एक मछली रहती थी जिसका नाम ए था, वो अपना सर्वाइव करती थी, आपने एक अलग से मछली बी ला के उसमें छोड़ दिया, ये बी क्या किया, किसको खा रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम के बाद ये एक्सटिंक्ट कर जाएगा। तो वही बोल रहा है कि एलियन स्पीसीज़ का इन्वेशन, वही देखो यहाँ पे, ये फिर हो सकता है कि वो जो एलियन स्पीसीज़ था वो उसका खाना खा जाए तो भी मर जाएगी ना वो। तो नील पर्च इंट्रोड्यूस इनटू द लैक ऑफ विक्टोरिया इन लैक विक्टोरिया, ईस्ट अफ्रीका का में एक लैक है जिसका नाम है विक्टोरिया, वहाँ पे नील पर्च को इंट्रोड्यूस कर दिया गया इवेंचुअली टू द, जिसकी वजह से कौन सी लगभग 200 से ज़्यादा स्पीसीज ऑफ किलकीट फिश का जो था वो एक्सटिंक्ट कर गया। यू मस्ट बी फेवरेबल विद द एनवायरनमेंट डैमेज, जिसकी वजह से डैमेज हो रहा है। इसके उसी तरह लैंटाना जिसको हम, और इसके अलावा वाटर हाइसिंथ जो है वो भी ये काम करता है। उसी तरह अगर हम बात करें को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। मान लो कि एक स्पीसीज है ए जो कि डिपेंड है बी पे, ठीक है, बी किसी वजह से एक्सटिंक्ट कर गया, इसका नंबर कम हो रहा है तो ये भी एक्सटिंक्ट कर जाएगा। तो वही चीज़ है कि व्हेन ए स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड द एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विथ इट इन एन ऑब्लिगेटरी वे ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट, साथ ही साथ वो भी एक्सटिंक्ट कर जाएगा। व्हेन ए होस्ट फिश, मान लो कोई होस्ट फिश से स्पीसीज अगर वो एक्सटिंक्ट किया तो उसका जो पैरासाइट होगा वो भी साथ में मतलब एक्सटिंक्ट कर जाएगा। इसका एग्जांपल है प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये मतलब कि प्लांट और पॉलिनेटर का जो रिलेशनशिप होता है। दिस इज ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी। मिलते हैं अगले वीडियो में, डेट इज कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी।